हेलो फ्रेंड्स, करियर यूपीएससी प्लेटफॉर्म पर न्यूज़पेपर डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम 10, 11 और 12 मई के न्यूज़पेपर द हिंदू न्यूज़पेपर के जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जो यूपीएससी एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, प्रीलिम्स और मेंस पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हैं, उनको हम इस डिस्कशन में डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर थोड़ा लंबा होने वाला है, मोर देन 30 मिनट्स, एंड आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच फुल वीडियो। लेट्स स्टार्ट। शुरुआत 12 मई के न्यूज़पेपर से करते हैं। अब देखिए, फ्रंट पेज पर बहुत सारी सेंसेशनल न्यूज़ है। इसका एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव में ज़्यादा यूज़ है नहीं। तो पहला आर्टिकल जो मुझे मिला इस सीरीज़ में कंटिन्यू करते करते, वो मिला पेज नंबर 4 पर। पेज नंबर 4 पर यह आर्टिकल है, इंडिया स्क्वेंडर्ड इट्स स्ट्रैटेजिक एडवांटेज ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ बांग्लादेश। असम के सीएम का, जो हेमंत बिस्वा शर्मा है, उनका बयान है ये। अब ये आर्टिकल रिलेटेड है इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर से, ठीक है। इंडिया बांग्लादेश के बायलैटरल रिलेशन से रिलेटेड ये आर्टिकल है, और हमारा जो एक्ट ईस्ट जो नैरेटिव है, जो नेबरहुड फर्स्ट जो नैरेटिव है, उससे रिलेटिव है, जो हमारी पॉलिसी है उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो इस आर्टिकल में मेन पॉइंट्स क्या हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए, असम के जो सीएम है हिमंता बिस्वा शर्मा, इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है इंडियन डिप्लोमेसी को ड्यूरिंग 1971 बांग्लादेश वॉर। उन्होंने कहा है कि डिस्पाइट ए डिसाइसिव मिलिट्री विक्ट्री, इंडिया फेल्ड टू सिक्योर लास्टिंग स्ट्रेटेजिक गेन्स, ठीक है। अब देखिए, जैसे 1971 के वॉर में इंडिया ने ईस्ट पाकिस्तान को अलग करके एक नया कंट्री क्रिएट करवाया था, बांग्लादेश नाम का, ठीक है। 2 साल पहले तक बांग्लादेश काफ़ी फ्रेंडली कंट्री था इंडिया के लिए, क्योंकि वहाँ पे शेख हसीना का रिजीम था। लेकिन जैसे ही वहाँ पे रिजीम चेंज हुआ, मोहम्मद यूनिस की जो टेम्परेरी गवर्नमेंट है वो आ गई, तो अब बांग्लादेश जो है इंडिया के प्रति काफ़ी होस्टाइल हो गया है। अब देखिए, बांग्लादेश की जो लैंड बॉर्डर है इंडिया के साथ, इंडिया का सबसे बड़ा लैंड बॉर्डर बांग्लादेश के ही साथ है, ठीक है। तो एक तरीके से वल्नरेबिलिटी भी ज़्यादा है। और क्या रिस्क है बांग्लादेश के साथ में, क्या वल्नरेबिलिटी है? हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया और जो हमारा चिकन कॉरिडोर जो है, जैसे ये एरिया मान लीजिए बांग्लादेश का है, तो ये जो एरिया है ना, ये है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। इसको हम चिकन स्नैक भी कहते हैं, ठीक है, चिकन स्नैक। अब ये यहाँ पर रिस्क ये है, खतरा ये रहता है कि अगर कभी भी ये एरिया, ये नैरो एरिया अगर इंडिया से कट ऑफ कर दिया जाए, तो नॉर्थ ईस्ट कम्प्लीटली कट ऑफ हो जाएगा। इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी टाइम से ये कोशिश करती रही है कि अपनी कनेक्टिविटी सिर्फ ये नॉर्थ ईस्ट के लिए जो कनेक्टिविटी है, सिर्फ ये चिकन स्नैक पर निर्भर न रह के ऑल्टरनेटिव रूट भी लेके आया जाए। ऑल्टरनेटिव रूट लाने के लिए हमने म्यांमार के साथ में सितवे से होते हुए IMT ट्राइलेटरल हाईवे हमने बनाया, इंडिया म्यांमार त्रिपुरा, ठीक है। IMT ट्राइलेटरल बनाया, जिसके थ्रू हम म्यांमार से होते हुए नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट कर सकते थे। लेकिन आपको पता है कि म्यांमार में अभी क्या है, जनता गवर्नमेंट का राज है। वहाँ पर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ पे कू हो गया है, मिलिट्री ने कू कर दिया है, तो जनता गवर्नमेंट का राज है। तो वो भी एक अनस्टेबल सॉल्यूशन है, वो भी कोई लॉन्ग टर्म स्टेबल सॉल्यूशन नहीं है। तो यहाँ पर जो असम के सीएम हैं, उन्होंने 3 की शॉर्टकमिंग्स बताई हैं। सबसे पहला तो है, इंडिया मिस्ड स्ट्रैटेजिक गेन्स, इंडिया डिड नॉट सिक्योर ए ब्रॉडर कॉरिडोर बियॉन्ड द नैरो सिलीगुड़ी चिकन स्नैक और एक्सेस टू चिटागोंग पोर्ट, बोथ वाइटल फॉर नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी। अब देखिए, इंडिया ने, ये चिकन स्नैक बहुत छोटा है, बांग्लादेश की जो नेचुरल बाउंड्री थी वो यहाँ तक थी, जो ब्रिटिशर्स ने ईस्ट पाकिस्तान बनाया था वो इस तरीके से बनाया था। अब 1971 में इंडिया के पास ये पावर थी, वो चाहता तो यहाँ से इस एरिया को बांग्लादेश से काट के अपने चिकन स्नैक को काफ़ी हद तक बड़ा कर सकता था, तो ये चिकन स्नैक नहीं रहता, ये काफ़ी बड़ा एरिया हो जाता, ठीक है। और चिटागोंग पोर्ट जो है, जो यहाँ पर है किंग चिटागोंग पोर्ट, यहाँ तक इंडिया चाहता तो बांग्लादेश से ये एरिया कट ऑफ करके त्रिपुरा में मिला लेता और इस पोर्ट को अपने कंट्रोल में ले आता, जिससे कि बे ऑफ बंगाल पर इंडिया का कंट्रोल जो है वो इस साइड से भी होता और इस साइड से भी होता, ठीक है। तो स्ट्रैटेजिक पोर्ट है ये एक तरीके से। और 1971 में चिकन स्नैक को भी, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, उसको भी बढ़ा के बड़ा किया जा सकता था। तो पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा है कि माइग्रेशन इशू काफ़ी हद तक इग्नोर किया गया, कि देखिए 1971 में इंडिया इन्वॉल्व क्यों हुआ पाकिस्तान के साथ में, क्यों इंडिया ने अपने रिसोर्स खर्च किए कि पाकिस्तान के साथ लड़ाई करके बांग्लादेश क्रिएट करा दिया। मेजर प्रॉब्लम थी देखिए माइग्रेशन की, कि पाकिस्तान जो था, ईस्ट पाकिस्तान के जो मुसलमान और जो हिंदू थे, वेस्ट पाकिस्तान, देखिए वेस्ट पाकिस्तान तो इस साइड है, एक मिनट, अब देखिए वेस्ट पाकिस्तान तो इस साइड है, ये ईस्ट पाकिस्तान था 1971 से पहले। अब ईस्ट पाकिस्तान में वेस्ट पाकिस्तान की जो सरकार थी वो काफ़ी हद तक अत्याचार कर रही थी वहाँ के मुसलमान और हिंदुओं पर।
तो इस बॉर्डर से यहाँ से होते हुए बंगाल उड़ीसा के स्टेट्स में, इवन अदर नियर बाई स्टेट्स में काफ़ी ज़्यादा माइग्रेशन हो रहा था। अब ये माइग्रेशन इंडिया के लिए एक सिरदर्दी था। एक तो ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस तो थी ही। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस कैसे कि अगर आप इन माइग्रेंट्स का क्या करोगे भाई, या तो आप ज़बरदस्ती डिपोर्ट कर दो, वो जाएंगे नहीं, जाएंगे आप ज़बरदस्ती भेजो वहाँ उनको मार दिया जाएगा। तो ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होती है। इसको इतना हार्ड डिसीजन से सॉल्व कर पाना मुश्किल होता है इंडिया जैसे सॉफ्ट कंट्री के लिए, इंडिया जैसे क्रेडिबल कंट्री के लिए, जिसकी एक हिस्ट्री है, अपना एक खुद का स्टैंड पॉइंट है, अपना एक खुद की एक इमेज है कि इंडिया एक ह्यूमैनिटेरियन कॉज में बिलीव करने वाला कंट्री है। ठीक है, तो उस समय इस माइग्रेशन की वजह से इंडिया को इसमें वॉर में इंगेज होना पड़ा था। और ये माइग्रेशन का इशू उस समय सॉल्व किया जा सकता था। बांग्लादेश की जो नई गवर्नमेंट थी उनके साथ इसको सॉल्व किया जा सकता था। ये बोला जा सकता था कि भाई हमारे यहाँ जितने भी बांग्लादेशी माइग्रेंट्स हैं उनको आप वापस ले लो। उस समय नहीं सॉल्व किया गया। थर्ड है डिप्लोमेटिक शॉर्टफॉल। Assam CM called India's 1971 diplomacy a folly that left the Northeast landlocked and vulnerable even decades later। अब देखिए नॉर्थ ईस्ट क्या है, यहाँ तो म्यांमार है, यहाँ बांग्लादेश है। ठीक है, देखिए ये इंडिया का नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ तक ये इंडिया का देखिए नॉर्थ ईस्ट है। ठीक है, ये पूरा का पूरा लैंड लॉक्ड है। यहाँ से ये बांग्लादेश से बॉर्डर है इसका, इधर म्यांमार है और इधर चाइना है। अब इंडिया को नॉर्थ ईस्ट में अगर एक्सेस लेना है तो यहाँ से सिर्फ एक छोटा सा 20-25 किलोमीटर का पैसेज है, इससे ज़्यादा ही होगा थोड़ा सा, यहाँ के थ्रू ही हम एक्सेस कर सकते हैं। बाकी हमारे पास ना तो यहाँ से एक्सेस है, ना यहाँ से एक्सेस है, कहीं से भी एक्सेस नहीं है। ठीक है, तो 1971 में हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि हम ये कर सकते थे कि या तो इस रीजन को काट के इस चिकन कॉरिडोर को ऐसे इतना बड़ा कर लेते, है ना, या फिर हम यहाँ से पूरा बांग्लादेश से थोड़ा हिस्सा काट के अपना जो नॉर्थ ईस्ट है इसकी कनेक्टिविटी हम सी से ऐसे बढ़ा देते। तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी थी 1971 में। ठीक है, आई होप यू गेट इट। अब देखिए एग्जाम में ये नहीं लिखना है कि इंडिया की 1971 की पॉलिसी जो थी वो फोली थी। यहाँ पर समझने की बात क्या है, समझने की बात यह है कि इंडिया का बांग्लादेश के साथ एक बॉर्डर इशू है। सबसे लंबा लैंड बॉर्डर इंडिया का बांग्लादेश के साथ ही है, जिसको हमने फेंसिंग नहीं करी है प्रॉपर। और माइग्रेशन का इशू है सबसे बड़ी बात। इंडिया के पास सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं कि इंडिया बांग्लादेश के साथ कुछ लैंड एक्सचेंज एग्रीमेंट कर सकता है। ठीक है, लैंड एक्सचेंज एग्रीमेंट कर सकता है जिसके अंडर इंडिया अपना कुछ पार्ट कहीं से थोड़ा मोड़ा काट के बांग्लादेश को दे दे, या बांग्लादेश से कुछ पार्ट जो हमें ज़रूरी हो वो अपनी टेरिटरी में इंक्लूड कर लें। प्रीवियस टाइम्स पर 1960s में एक बेरूबरी यूनियन केस एक हुआ था, बेरूबरी यूनियन। ठीक है, तो उसमें क्या था, सिमिलर सिचुएशन थी कि बांग्लादेश को कुछ कॉन्क्लेव हमने अपने दिए थे और बांग्लादेश के कुछ कॉन्क्लेव हमने लिए थे अपनी बाउंड्री लाइन को सेट करने के लिए। इस तरीके से ये बांग्लादेश के साथ में कुछ लैंड एक्सचेंज हो सकता है, इस बॉर्डर को और ज़्यादा फेवरेबली दोनों कंट्री के लिए सेट किया जा सकता है। और इंडिया के क्या क्या स्ट्रेटेजिक लोकेशन है नॉर्थ ईस्ट में, ये भी इससे जानने को मिलता है। नेक्स्ट आर्टिकल है टोटल फर्टिलिटी रेट इन इंडिया रिमेन्स एट 2.0, बिहार रिकॉर्ड्स हाईएस्ट काउंट, बांग्लादेश रिकॉर्ड्स लोएस्ट। ये आर्टिकल आज के पेज नंबर 6 पर पब्लिश हुआ है। ये काफ़ी काम का आर्टिकल है फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ जीएस पेपर 2 एंड जीएस पेपर 3, और सोसाइटी पार्ट्स में भी इसका यूज हो सकता है। तो मेन पॉइंट्स क्या हैं देख लेते हैं कि स्टैटिक्स क्या कहती हैं कि टोटल फर्टिलिटी रेट अभी 2021 में 2.1 है, 2.0 है, विच इज़ बिलो द रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ 2.1। देखिए रिप्लेसमेंट लेवल क्या होती है कि मतलब एवरी पेरेंट्स के पास 2 बच्चे पैदा हो रहे हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि पॉपुलेशन स्टेबल रहती है, न तो घटती है न बढ़ती है। अब 2.0 हो गया तो इसका मतलब ये है कि बच्चे जो हैं, एवरेज जो बच्चे हैं पर वुमेन, जो एवरेज बच्चे जो हैं वो 2 से कम हैं। तो इससे क्या होगा कि लॉन्ग रन में पॉपुलेशन में डिक्लाइन होगा। तो हाईएस्ट टोटल फर्टिलिटी रेट किसकी है, बिहार की, कितनी है 3.0। लोएस्ट किसकी है, दिल्ली एंड वेस्ट बंगाल की, कितनी है 1.4। सेवरल स्टेट्स हैव ऑलरेडी फॉलन बिलो रिप्लेसमेंट लेवल इंक्लूडिंग तमिलनाडु, आंध्रा, केरला, महाराष्ट्र, पंजाब, ऑल एट और बिलो 1.5। एज स्ट्रक्चर भी देखिए इससे चेंज हो जाता है कि 0 से 14 साल के बच्चे पहले 1971 में 42% के आसपास थे, 41% थे, अभी 24.8% हो गए हैं। वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है इंक्रीज हो गई है कितने से, 53% जो 53% से 66%। एल्डरली पॉपुलेशन जो 60+ ईयर है वो 6% से बढ़ के 9% हो गई है। सीनियर एल्डरली कितने हो गए हैं, लगभग 5.9%। एल्डरली पॉपुलेशन शेयर केरला में सबसे ज़्यादा हैं और बिहार में सबसे कम है, बच्चे बिहार में ज़्यादा हैं।
इम्प्लीकेशंस क्या हैं देखिए इसके। एक तो डेमोग्राफिक डिविडेंड इज पीकिंग। अभी क्या देखिए वर्किंग एज कितनी हो गई है, वर्किंग पॉपुलेशन 66%, मतलब ये पीक है डेमोग्राफिक डिविडेंड का कि 66% जो पॉपुलेशन इंडिया की वो वर्किंग एज में है। ठीक है, तो उसका अगर हम कंस्ट्रक्टिवली यूज़ कर लें तो इंडिया की इकोनॉमी को काफ़ी बूस्ट मिल सकता है, काफ़ी इकोनॉमी ग्रो कर सकती है। बट सम स्टेट्स आर ऑलरेडी एजिंग रैपिडली लाइक केरला एंड तमिलनाडु। अब ये जो यंग स्टेट्स हैं जैसे बिहार, यूपी, तो यहाँ से मैन पावर केरला और तमिलनाडु जैसे ओल्ड स्टेट्स में शिफ्ट हो सकती है। डिक्लाइनिंग टोटल फर्टिलिटी रेट्स मीन फ्यूचर चैलेंजेस इन टर्म्स ऑफ लेबर फोर्स, पेंशन बर्डन्स एंड एल्डरली केयर। अब देखिए कमाने वाले जब कम हो जाएंगे, जब बच्चे ही कम हो रहे हैं, तो इन फ्यूचर 40-50 साल बाद यंग लोग भी फिर कम ही रहेंगे ना, वो बच्चे बड़े होंगे, तो कमाने वाले लोग कम हो जाएंगे और एल्डरली लोग ज़्यादा हो जाएंगे, तो लाइबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी, पेंशंस बर्डन बढ़ेगा, एल्डरली केयर में ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। स्टेट्स लाइक बिहार एंड यूपी with high total fertility rate and youth population may need focused investment in education, health and jobs। इस आर्टिकल ये जो पॉइंट्स है इनका यूज आप एज ए फॉर्डर मटेरियल कर सकते हो इंट्रोडक्शन में और बॉडी पार्ट्स में भी, जो मेंस के आंसर जब आप लिखोगे तब। और प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट एल्डरली पॉपुलेशन। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है एस्टेरॉयड 2024 YR4। ये आर्टिकल आज के न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है साइंस सेक्शन में, पेज नंबर 7 पर। एस्टेरॉयड YR4 माइट मिस अर्थ, विल इट मिस द मून टू। काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, लेकिन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि ये आर्टिकल, ये एस्टेरॉयड है क्या, और जो टेलीस्कोप इसमें इसको डिटेक्ट करने में जो यूज़ किया गया है वो क्या है, एटलस टेलीस्कोप। ठीक है, इसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में क्वेश्चन सीधे पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ रिलेटेड टू द वर्ड YR4, या फिर व्हाट इज़ एटलस टेलीस्कोप इज़ यूज्ड फॉर। ठीक है, एटलस टेलीस्कोप का एक पर्टिकुलर यूज़ है, वो बाकी टेलीस्कोप के जैसा नहीं है। सो YR4 डिस्कवर्ड इन 2024 यूजिंग एटलस टेलीस्कोप इन चिले, मीन्स चिले में एटलस टेलीस्कोप लोकेटेड है। YR4 इज़ ए नियर अर्थ एस्टेरॉयड ऑर्बिटिंग द सन विद इन 1.3 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, दैट इज अर्थ सन डिस्टेंस। अर्थ और सन के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब एटलस टेलीस्कोप के बारे में जान लेते हैं कि इसका पर्पज़ क्या है। इसका पर्पज़ है टू स्पॉट इनकमिंग एस्टेरॉइड्स डेज टू वीक्स बिफोर इम्पैक्ट, स्पेशली स्मॉलर वंस दैट कुड कॉज लोकल डैमेज। मतलब ऐसे एस्टेरॉइड को डिटेक्ट करना जो कुछ हफ्ते या कुछ दिनों में ही धरती से टकराने वाले हैं और डैमेज कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेलीस्कोप है। किसने डेवलप किया है? नासा ने और यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई ने। लोकेशन कहाँ पे है? हवाई, मोनालोआ एंड हलेकला। एक्सपेंडेड टू चिले, रियो हुटाडो एंड साउथ अफ्रीका, प्रोवाइडिंग ग्लोबल स्काई कवरेज। फंक्शनैलिटी देखिए, कई टेलीस्कोप्स का ये एक तरीके से एरे है, कई टेलीस्कोप को सीरीज पैरेलल में लिंक करके डेटा गैदर किया जाता है और फिर उस डेटा को कंबाइन करके एनालिसिस किया जाता है, फिर कोई रिजल्ट पर पहुंचते हैं। तो फंक्शनैलिटी क्या है कि ईच टेलीस्कोप स्कैन्स द एंटायर विजिबल स्काई एवरी 24 आवर्स, equipped with wide field cameras capable of detecting objects as small as 30 to 50 meters several days in advance। ठीक है, नोटेबल डिस्कवरीज में देख लीजिएगा, YR4 तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ही, और कई और इसने कई छोटे छोटे एस्ट्रॉइड्स को डिस्कवर किया है। इतना इंपॉर्टेंट था इसमें, मेंस में शायद ही क्वेश्चन आएगा इस पर, लेकिन प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल है वाई इंडिया मस्ट गेट द कास्ट सेंसस राइट। ये आर्टिकल आज के एडिटोरियल सेक्शन में पब्लिश हुआ है, वाई इंडिया मस्ट गेट द कास्ट सेंसस राइट। इस आर्टिकल में मोटा मोटी बात करी गई है कि कास्ट सेंसस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और किस तरीके से पहले की जो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुई हैं वहाँ पे गलतियाँ रही हैं, क्यों वो डेटा क्रेडिबल नहीं था, और क्या क्या ध्यान हमको आगे की कास्ट सेंसस में रखना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला तो देखिए, कास्ट सेंसस इज़ ए बोल्ड, नेसेसरी एंड ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सरसाइज। कास्ट सेंसस इज़ नॉट अबाउट आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। ये बस एक पॉलिटिक्स चमकाने का तरीका नहीं है, पॉलिटिक्स चमकाने का जरिया नहीं है। इट इज़ अबाउट एक्नॉलेजिंग सोशल रियलिटीज़ टू इनेबल जस्ट एंड इंक्लूसिव पॉलिसी। मतलब ये सोशल रियलिटीज़ को देखते हुए न्यायपूर्ण और सहभागिता की पॉलिसी बनाने के लिए एक तरीका है। ठीक है, उसके लिए एक टूल है कास्ट रियलिटीज़। अब कास्ट सेंसस से आप देख सकते हो ना कि माइक्रो लेवल पर किस कम्युनिटी के कितने % लोग अभी भी डिप्राइव्ड हैं, तो हम उन डिप्राइव्ड लोगों को और बेटर टारगेट कर पाएंगे ना, है ना। तो एक तरीके से रिसोर्स की जो एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव हो जाएगी इससे। पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉलिसीज ट्राई टू अबोलिश कास्ट वाइल साइमल्टेनियसली परस्यूइंग कास्ट बेस्ड सोशल जस्टिस, एन इनहेरेंटली कॉन्ट्राडिक्टरी अप्रोच। ठीक है, एक तरफ तो आप कह रहे हो कि हम कास्ट मिटाना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप जो वेलफेयर स्कीम चला रहे हो उसका बेसिस आपने सिलेक्शन का किसके बेसिस पर रखा हुआ है? कास्ट के ऊपर। ठीक है, कास्ट फोकस्ड आपने स्कीम्स चला रखी हैं।
तो कास्ट ख़त्म कैसे होगी जब ऑलरेडी कास्ट बेस्ड स्कीम चल रही हैं? तो उसको ख़त्म करने के लिए आपको ज़रूरी है कि लोगों का सोशो इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ाया जाए, इम्प्रूव किया जाए, और उसको इम्प्रूव करने में कास्ट सेंसस काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। अभी करंटली फ्लॉज क्या हैं जो डेटा कलेक्शन है उसमें, कि SCs एंड STs आर काउंटेड बट OBCs आर एक्सक्लूडेड, ये आर्टिकल कह रहा है, लीडिंग टू एन एविडेंस वैक्यूम। ठीक है, OBC को एक्सक्लूड किया जाता है। अभी तक जो देखिए कास्ट काउंट होती थी लेकिन सिर्फ SCs एंड STs की, बट जो डिटेल्ड सोशो इकोनॉमिक कैलकुलेशन होनी चाहिए वो नहीं होती थी, और OBCs को तो बिल्कुल ही एक्सक्लूड कर दिया जाता था कास्ट सेंसस से। तो एक डेटा का वैक्यूम है, मतलब डेटा एडिक्वेट नहीं है टू रीच एट एनी पॉइंट टू मेक सम क्रेडिबल डिसीजंस अबाउट वेलफेयर पॉलिसीज। सो डेटा सबमिटेड टू द रोहिणी कमीशन रिवील्ड एलिट कैप्चर विद इन OBC रिजर्वेशंस, मतलब OBC में ही जो एलिट लोग हैं वो ज़्यादा रिजर्वेशंस का यूज कर ले रहे हैं, वो उन्होंने कैप्चर कर लिया एक तरीके से। तो क्या रिवील हुआ कि 10 OBC कास्ट्स गॉट 25% ऑफ OBCs, 25% ऑफ बेनिफिट्स, 38% गॉट ओनली 3%। मतलब 10 जो एलिट कास्ट थी वो हो सकता है 2% होती OBC की, लेकिन उन्होंने कितना परसेंट बेनिफिट ले लिया OBC रिजर्वेशन का? 25%। और जो 38% कास्ट ऐसी थी जो एलिट नहीं थी, काफ़ी पुअर थी, उन्हें कितना मिला? सिर्फ 3%। ठीक है, और 37% जो थी वो लगभग उनको कुछ नहीं मिला। ठीक है, तो ये तो वही हो गया ना कि एक कास्ट में 100 लोग हैं, अब 100 में से 10 पैसे वाले हैं। ठीक है, तो वो अपने बच्चों को बढ़िया एजुकेशन कोचिंग वगैरह सब देंगे, सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। 90 लोगों के पास तो पढ़ने लिखने के ही पैसे नहीं हैं, तो उस कास्ट के लिए जो रिजर्वेशन होगा उसका फ़ायदा किसको मिलेगा? इन सबको थोड़ी मिलेगा, इनको मिलेगा। तो कास्ट सेंसस से ये जो इनइक्वालिटी है, जो इनइक्विटी है, उसको एड्रेस किया जा सकता है। अब देखिए आर्टिकल में रिकमेंडेशंस क्या दिए हैं रिलायबल कास्ट सेंसस के लिए, क्या रिकमेंडेशंस हैं? एक तो ये है कि कास्ट एक्ट को अमेंड करिए, सेंसस एक्ट को अमेंड करिए टू लीगली मैंडेट कास्ट इन्यूमरेशन, जिससे कि हर 10 साल में, हर 10 ईयर्स में कास्ट की गिनती हो सके, कास्ट सेंसस हो सके। उससे क्या होगा कि जो वेलफेयर पॉलिसीज़ आप चला रहे हो उसका हमको इफ़ेक्टिवनेस पता चल जाएगी कि उनका रिजल्ट क्या आ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कास्ट सेंसस अभी कर ली 21 में, फिर आप कर रहे हो 2071 में, है ना, अभी 24 में कर ली, फिर कर रहे हो 2074 में, 50 साल बाद तक सेम डेटा पर आप सेम तरह की स्कीम चलाते रहे। तो कई बार ऐसा होता है कि रिसोर्स का वेस्टेज होता है। अगर डेटा रेगुलरली अपडेट होता रहेगा तो हम रिसोर्स की बेटर प्लानिंग कर सकते हैं। असाइन द सेंसस कमिश्नर सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट लाइन मिनिस्ट्रीज, standardized drop-down based questionnaires to avoid duplication and confusion, state-specific caste lists developed transparently with public input, well-trained enumerators familiar with local nuances। ठीक है, तो ये सारे मेजर्स हैं, ये आप यूज कर सकते हो कास्ट सेंसस के ऊपर अगर कभी क्वेश्चन UPSC में आता है तो। और क्या इंपॉर्टेंट है देखिए, रिप्रेजेंटेटिव स्टाफिंग, मतलब जो कास्ट सेंसस कर रहे हो तो उस स्टाफ में लगभग सारी कास्ट का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, मतलब कास्ट ग्रुप्स का, एटलीस्ट कास्ट ग्रुप्स का आप रिप्रेजेंटेशन करिए। ठीक है, कास्ट ग्रुप्स कौन से? SC ST एंड OBC, इनका एटलीस्ट आप रिप्रेजेंटेशन एन्यूमरेशन स्टाफ में इंश्योर करिए। नेक्स्ट टॉपिक है ए फंडामेंटल रीसेट टू ड्राइव मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ। इसको आप अंडरलाइन कर लेना, मैं अंडरलाइन करना इसको भूल गया हूँ, इसको एनालाइज करना था मुझे एज ए फॉर्म ऑफ हेडिंग। तो ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में एडिटोरियल सेक्शन में। ए फंडामेंटल रीसेट टू ड्राइव मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, टू कॉम्पीट इन रैपिडली इवॉल्विंग ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग लैंडस्केप इंडिया मस्ट रीसेट इट्स फंडामेंटल्स, फोकसिंग ऑन टेक्निकल एजुकेशन, कोर इंजीनियरिंग, R&D एंड एन इकोसिस्टम फॉर इनोवेशन। देयर इज ग्लोबल शिफ्ट इन मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबल शिफ्ट आ गया है। अब मैन्युफैक्चरिंग जो है लार्जली R&D ड्रिवन, टेक इंटेंसिव और स्किल बेस्ड हो गई है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी आ गया, तो अब हम क्या देख रहे हैं कि इंडस्ट्री 4.0, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0। इंडियाज एफर्ट्स सिंस 1991 लाइक नेशनल, इसका फुल फॉर्म है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम। ठीक है, NMCP, that is National Manufacturing Competitive Program, and Make in India have led sectoral impact, but structural issues persist। structural issues क्या है? R&D नहीं है, machines नहीं है, investment proper नहीं है। India's manufacturing lag in 2023 per capita manufacturing was valued at $0.32 thousand, that is $320 per capita manufacturing,
ठीक है, लेकिन वर्ल्ड एवरेज कितना है $2000 पर कैपिटा। प्रोडक्टिविटी कितनी है $8,900। R&D लेड प्रोडक्टिविटी इज मच हायर इन US, जर्मनी एंड ताइवान। इंडिया मस्ट रेज वैल्यू एडिशन एंड प्रोडक्टिविटी टू स्टे ग्लोबली कॉम्पिटिटिव। टेक्निकल एजुकेशन को हमें रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। हमको 50% वेटेज देना चाहिए टू प्रैक्टिकल वर्क इन करिकुलम, और क्रिएटिविटी टेस्ट करनी चाहिए एंट्रेंस एग्जाम्स में। जो एंट्रेंस एग्जाम्स में नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि जो स्टैटिक सिलेबस है उसी के बेसिस पर हम क्वेश्चन बनाते हैं और उसी को हम टेस्ट कर लेते हैं, लेकिन क्रिएटिव प्रॉब्लम्स हमें देनी चाहिए। Build advanced labs, workshops, and assembly lines for R&D and skill development. Focus on applying science and tech to real world problems. अप्लाइंग साइंस क्या होती है? अप्लाइंग साइंस होती है कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में आप किस तरीके से साइंस को यूज करते हो, वो है अप्लाइड साइंस। रीबिल्डिंग कोर इंजीनियरिंग कैपेसिटी। अब देखिए एक तो एआई का तो देखिए अभी ट्रेंड चल ही रहा है, लेकिन कोर इंजीनियरिंग कैपेसिटी, जो कोर इंजीनियरिंग ब्रांचेज हैं लाइक मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल एट्सेट्रा, ये कभी ऑब्सोलीट नहीं होने वाली, ठीक है। मैकेनिकल में अभी के लिए देखिए सैचुरेशन आ चुका है, व्हीकल्स में बहुत ज़्यादा इनोवेशन नेक्स्ट लेवल का भी नहीं हो रहा है, लेकिन मैकेनिकल, सिविल जैसी ब्रांचेज में जो हमारी फंडामेंटल नीड से जुड़ी हुई हैं, ठीक है, सिविल घर से जुड़ी है, हाउसिंग से, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर को सस्टेनेबल और फ्यूचरिस्टिक बनाने के लिए सिविल जैसी ब्रांच में ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है, R&D नए सिरे से करने की ज़रूरत है ना, एडवांस लेवल की। ऐसे ही मैकेनिकल में है कि एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाने की ज़रूरत है, व्हीकल्स की और मशीन्स की, ठीक है। इंडिया मस्ट डेवलप रोबस्ट इंजीनियरिंग यूनिट्स टू बिल्ड इक्विपमेंट, मशीनरी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ए स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन इज रिक्वायर्ड एंड R&D बेस इज एसेंशियल फॉर नेशन वाइड इंडस्ट्री कैपेबिलिटी। Build an innovation ecosystem like replicate models like Silicon Valley manufacturing in USA. Develop state-specific industrial parks with plug-and-play infrastructure. Plug-and-play infrastructure क्या होता है? इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर कि आप कभी भी उनको ओपन कर लो, कभी भी क्लोज कर दो, ठीक है। इस तरीके से जैसे मान लीजिए कि वर्क स्टेशंस बने हों बड़े बड़े, जहाँ पर 100-200 लोग एक साथ आप नौकरी पर रख के उनसे काम करा सकते हो, जहाँ कंप्यूटर भी इंस्टॉल्ड हो, सब कुछ इंस्टॉल्ड हो, आपको बस कुछ नहीं करना, लोग हायर करने हैं, उनको कंप्यूटर पर बिठाना है, वो आपके लिए काम करेंगे, फिर काम पूरा हो जाए लोगों को फायर कर दीजिए, वो जो फैसिलिटी है उसके जो ओनर को उसको सरेंडर कर दीजिए, पैसा दीजिए, बात खत्म। आपको ना फैसिलिटी खोलनी पड़ी, ना कंप्यूटर खरीदने पड़े, ना आपको बिल्डिंग खरीदनी पड़ी, आपको बस लोग हायर करने पड़े। इन हाउस प्रोटोटाइप टेस्टिंग फैसिलिटीज़, डिजाइन एंड टेस्टिंग टूल्स एट्सेट्रा। अलाइन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स विद इनोवेशन, नॉट जस्ट एकेडमिक्स। मीन्स जो ग्रेडिंग सिस्टम होता है इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स में, वहाँ पर ग्रेड्स सिर्फ और सिर्फ आपके सेमेस्टर एग्जाम्स से नहीं आने चाहिए, कुछ न कुछ इनोवेशन बेसिस मार्किंग भी होनी चाहिए। पॉलिसी एंड इन्वेस्टमेंट नीड्स में क्या है कि एक तो भाई बजट बढ़ाइए R&D का, ठीक है, 0.65% से बढ़ा के 2% करिए। फिर है GDP, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो GDP है उसका एटलीस्ट 1% आप R&D में खर्च करिए। नेक्स्ट आर्टिकल है हाउ इज़ केरला हैंडलिंग इट्स वेस्ट प्रॉब्लम। ये आर्टिकल आज के न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है। हाउ इज़ केरला हैंडलिंग इट्स वेस्ट प्रॉब्लम। ये देखिए आर्टिकल तो बहुत बड़ा है, इसको एज इट इज़ डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा काम की चीज़ें नहीं है, लेकिन हाँ एज ए केस स्टडी इसको यूज़ किया जा सकता है एग्जाम में। जैसे जब भी सॉलिड वेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप एग्जाम में एज एन एग्जाम्पल केरला मॉडल का यूज़ मतलब एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो देखिए केरला गवर्नमेंट ने वेस्ट मैनेजमेंट के लिए या वेस्ट को टैकल करने के लिए एक वृत्ति कैंपेन चलाया 2024 में। इसका मीनिंग था क्लीनलीनेस ऑफ बॉडी एंड माइंड। इट इज़ ए पार्ट ऑफ लार्जर मालिन्या मुक्तम नवा केरला, मीन्स वेस्ट फ्री न्यू केरला इनिशिएटिव। अब क्या है कि इसमें एम्फेसिस किसके ऊपर किया गया, जोर किस पे दिया गया? एक तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, दैट इज 75% हाउस होल्ड वेस्ट कवरेज अप टू 40%। बिहेवियरल चेंज इसमें इंपॉर्टेंट था कि लोगों का एटलीस्ट बिहेवियर चेंज करिए कि भाई उनको एक नज़्म मिले, एक रीज़न मिले, या वो सोचने पर मजबूर हों कि क्यों हमें वेस्ट को सेग्रीगेट करना है और क्यों हमें प्लास्टिक वेस्ट ज़्यादा जनरेट नहीं करना है। तो एक स्लोगन दिया गया, माई वेस्ट माई रेस्पॉन्सिबिलिटी। कॉन्टेक्स्ट बेस्ड इंटरवेंशंस किए गए, लाइक टेलरिंग सॉल्यूशंस, मतलब सॉल्यूशंस लोकलाइज्ड बेसिस पर क्रिएट किए गए। ऐसा नहीं कि आपने डिस्ट्रिक्ट के लिए एक पूरा सॉल्यूशन बना दिया, ऐसा ये कोई या पूरे स्टेट के लिए एक सॉल्यूशन बना दिया, वो पूरे स्टेट में इम्प्लीमेंट होना है। तो हर जगह की इंफ्रास्ट्रक्चर और कंजम्पशन एंड डिस्पोजल अलग अलग होता है। तो आपको जो लोकल बॉडीज़ हैं उनका यूज करके प्लानिंग करनी चाहिए और लोकलाइज्ड इंटरवेंशंस लेके आनी चाहिए, ठीक है। लोकल एरिया पर आप वेस्ट का डिस्पोजल कैसे करोगे उसको प्लान करना चाहिए। और देखिए सक्सेस लाइज इन प्रोफेशनलाइजिंग वेस्ट सर्विसेज। अब देखिए कोई भी अगर गतिविधि कर रहे हैं, कोई सर्विसेज अगर दे रहे हैं या कोई बिजनेस प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जब तक प्रोफेशनलिज्म नहीं होगा आप इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी नहीं कर पाएंगे।
So there needs to be building capacity of local governments and choosing context specific solutions. अब यहाँ पे दो की इनोवेशंस क्या क्या लिए गए कि एक तो हरित कर्म सेना मीन्स ग्रीन आर्मी, देयर वर वॉलंटियर्स कलेक्टिंग एंड मैनेजिंग वेस्ट एट लोकल लेवल, मास मोबिलाइजेशन, आर्ट इंस्टॉलेशंस किए गए, स्कूल इवेंट्स किए गए, कॉम्पिटिटिव लोकल रैंकिंग्स करी गई कि कौन ज़्यादा वेस्ट को सेग्रीगेट करता है या कौन ज़्यादा क्लीनलीनेस रखता है ना। कलेक्टिव ओनरशिप, रेजिडेंशियल वेलफेयर जो एसोसिएशंस होती हैं उनके बीच में कंपटीशन किया गया, स्कूल्स वर्कर्स यूनियंस एंड सिविल सोसाइटी वर इन्वॉल्व, गवर्नमेंट से सपोर्ट मिला, बजट सपोर्ट्स मिलेगा ऑब्वियसली। तो चैलेंजेस क्या हैं, एक तो सस्टेनेबिलिटी है, कैन द मोमेंटम कंटिन्यू इफ द स्टेट गवर्नमेंट स्टेप्स बैक, अगर बजट कम हो जाता है तो क्या मोमेंटम चलता रहेगा ऐसे ही। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी नीड्स स्ट्रिक्टर इन्फोर्समेंट टू शिफ्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोड्यूसर्स, बिहेवियरल चेंज की ज़रूरत है लॉन्ग टर्म के लिए, एंड नेशनल लर्निंग की ज़रूरत है, कम से कम लोग ये समझें कि भाई हमें अपने एनवायरनमेंट को साफ़ क्यों रखना है, क्यों हमें ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि आप गोवा ही क्यों जाते हैं घूमने, क्योंकि वहाँ के बीच कंपैरेटिवली साफ़ हैं। आप कहीं चेन्नई जाके देखिए, कभी कोलकाता के आसपास के बीच देखिए, या मुंबई के बीच चले जाइए तो कितने गंदे बीच रहते हैं, वहाँ आपका जाने का मन ही नहीं करेगा। लेकिन गोवा के बीचेज आपको साफ़ मिलेंगे। अब वो साफ़ सरकार तो आके नहीं करती है, सफाई देख के लोग खुद ही वहाँ कचरा नहीं फेंकते हैं। तो बिहेवियरल चेंज लाने की ज़रूरत है अपने अंदर। अगला टॉपिक है व्हाट इज़ रेड टीमिंग इन एआई। एक आर्टिकल है एआई से रिलेटेड, आज के न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है, आर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल ससेप्टेबल टू प्रोड्यूसिंग हार्मफुल कंटेंट। काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, आप इन्फॉर्मेशन के लिए थोड़ा पढ़ लीजिएगा इसको डिटेल में। जो इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से है वो मैं यहाँ बता देता हूँ। रेड टीमिंग क्या है, ठीक है। रेड टीमिंग एक तरीके से एक टेस्ट है इन साइबर सिक्योरिटी, एक मेथड है एआई से ये जानने के लिए कि एआई सेफ तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि कुछ अनएथिकल तो नहीं क्रिएट कर रहा, कुछ अनएथिकल काम धंधों में तो नहीं पड़ गया एआई, कुछ रिस्की बिहेवियर तो नहीं हो रहा है उसका। तो बस इतना सही है, ठीक है। इंडस्ट्री नॉर्म्स क्या है कि ओपन एआई, गूगल, एंथ्रोपिक यूज बोथ इंटरनेट एंड एक्सटर्नल रेड टीम्स टू स्ट्रेस टेस्ट सेफ्टी सिस्टम्स। अगला आर्टिकल है देखिए आईएमएफ से रिलेटेड। आईएमएफ ने पाकिस्तान को अभी रिसेंटली $2.4 बिलियन का बेल आउट पैकेज दिया है। काफ़ी लोगों के मन में काफ़ी हद तक ये गुस्सा था कि इंडिया ने आईएमएफ में वोटिंग के दौरान एब्सटेन किया, नो नहीं बोला, पाकिस्तान का अपोज नहीं किया कि उसको फंड्स नहीं देने चाहिए। तो इससे रिलेटेड आर्टिकल आज पब्लिश हुआ है, तो ये कन्फ्यूजन क्लियर अभी हो जाएगी कि नो क्यों नहीं बोला इंडिया ने, और आईएमएफ किस तरीके से काम करता है फॉर बेलिंग आउट वेरियस कंट्रीज़, ठीक है। तो आर्टिकल दिखा देता हूँ मैं आपको, ये 11 मई के न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है। ये आर्टिकल देखिए पेज नंबर 5 पर ये पब्लिश हुआ है। इंडियाज़ ओनली ऑप्शन ऑन आईएमएफ फंड टू पाक वाज एब्सटेनिंग फ्रॉम वोट, ठीक है। अब इस मैकेनिज्म को हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि देखिए पहले तो इंडिया की पोजीशन क्या थी कि इंडिया एब्सटेन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव बोर्ड्स वोट, cited Pakistan's poor track record, risk of misuse for state-sponsored terrorism and procedural constraints. India could not vote no due to IMF rules. Abstention was the only dissenting option. लोन क्यों अप्रूव किया गया, ऐसा नहीं है कि नया बेल आउट पैकेज है, ऑलरेडी $7 बिलियन का पैकेज पहले ही एग्री किया कर चुका था आईएमएफ, जो इंस्टॉलमेंट्स में रिलीज़ होना था। ये बेल आउट पैकेज उसी का पार्ट था। तो द 1 बिलियन वाज ए कंटिन्यूएशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट एंड 1.4 बिलियन वाज पैकेज्ड इनटू द सेम डिसीजन, ठीक है। इसमें मतलब ऐड कर दिया गया, लेकिन कटेगा वो 7 बिलियन में से ही। अनलेस आईएमएफ स्टाफ रेज कंसर्न्स अबाउट ए कंट्रीज कंप्लायंस सच मैटर्स आर नॉट रीओपन्ड फॉर फुल वोट, ठीक है। या तो आईएमएफ का स्टाफ खुद ही कहे कि भाई पाकिस्तान इन फंड्स का यूज़ गलत तरीके से कर रहा है, जब तक वो खुद नहीं ऐसा जॉब करते तब तक किसी का कुछ बोलना ज़्यादा मैटर करता नहीं है। So India's limited influence, India, Bangladesh, Bhutan and Sri Lanka together hold only 3.05% of the voting share. यूएस के पास सबसे ज़्यादा है लगभग 16.5%, उसके बाद फिर जापान, चाइना, जर्मनी एक्सेट्रा। इम्प्लीकेशंस क्या हैं कि इट हाईलाइटेड द लिमिटेड से ऑफ एमर्जिंग इकोनॉमीज इन ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मतलब इमर्जिंग इकोनॉमीज़ का कितना कम कंट्रोल है, कितना कम रोल है उनकी डिसीजन मेकिंग में, ये हाईलाइट करता है। इट रेजेज क्वेश्चंस अबाउट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन आईएमएफ लेंडिंग, ठीक है। अब भाई आप पैसा तो दे रहे हो एक आतंकवादी नेशन को, अब उस पैसे का यूज़ आतंकवाद को बढ़ाने में कर रहा है या इकोनॉमी बढ़ाने में कर रहा है, ये कौन इंश्योर करेगा, इसका भी कुछ मैकेनिज्म होना चाहिए ना। तो ये तो था आर्टिकल में पॉइंट्स। अब देख लेते हैं कि आईएमएफ में वोटिंग और रिप्रेजेंटेशन का क्या सिस्टम है। ईच आईएमएफ मेंबर कंट्री इज असाइंड ए कोटा विच रिफ्लेक्ट्स इट्स रिलेटिव पोजीशन इन द ग्लोबल इकोनॉमी। Quotas are determined on the factors such as GDP, openness, economic viability, international reserves.
वोटिंग पावर कैसे डिसाइड होती है? बेसिक वोट तो होती है कि एवरी मेंबर हैज़ द सेम नंबर ऑफ बेसिक वोट्स, दैट इज़ 5.5% ऑफ टोटल वोट्स आर बेसिक वोट्स। कोटा बेस्ड वोट क्या होते हैं कि वन एडिशनल वोट फॉर ईच स्पेशल ड्राइंग राइट ऑफ ए कंट्रीज कोटा। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोटिंग पावर एज ऑफ रिसेंट रिफॉर्म्स, हाई इनकम एंड लार्ज इकोनॉमी कंट्रीज हैव द लार्जेस्ट वोटिंग शेयर, फॉर एग्जाम्पल यूएसए हैज़ 16.5%, चाइना हैज़ 6.1%। अब ये वोटिंग शेयर्स आते कैसे हैं? अब देखिए, एक तो बेसिक वोट है 5.5% का, ठीक है, एवरी मेंबर के पास है। बाकी जो कोटा बेस्ड वोट्स हैं ये आते हैं आपके इन्वेस्टमेंट से। कौन सा कंट्री आईएमएफ में कितना इन्वेस्टमेंट दे रहा है, ठीक है, उस एक तो बेसिक इन्वेस्टमेंट तो चाहिए ही आपको, बेसिक वोट्स के लिए सम बिलियन डॉलर्स की आपको बेसिक इन्वेस्टमेंट चाहिए। आपको आईएमएफ का मेंबर बनने के लिए उतनी इन्वेस्टमेंट तो आईएमएफ में करनी पड़ेगी। उसके एडिशन में आप कितना पैसा आईएमएफ में इन्वेस्ट करेंगे, कितना पैसा आईएमएफ को डिपॉजिट करेंगे, उसके रिटर्न में आपको कोटा बेस्ड वोट मिलते हैं, एडिशनल वोट मिलते हैं। तो यूएसए के पास 5.5% ये तो है ही, प्लस 16.5% और लेने के लिए उसको मैनी बिलियन डॉलर्स आईएमएफ में पार्क करने पड़े होंगे, आईएमएफ में डिपॉजिट करने पड़े होंगे, तभी उसको आईएमएफ का 16.5% का शेयर मिला हुआ है। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। आपकी जितनी बड़ी इकोनॉमी उतना ज़्यादा आईएमएफ में डिपॉजिट, उतना ही बड़ा आपके पास डिसीजन मेकिंग में रोल। तो डिसीजन मेकिंग सिंपल मेजोरिटी मोर देन 50% ऑफ टोटल वोट्स चाहिए होते हैं। आपको ये बता दें कि वन कंट्री इज़ नॉट इक्वल टू वन वोट। ठीक है, कितना कोटा है, कितना वोट शेयर है, ये किस पर डिपेंड करता है? आपके डिपॉजिट्स पर, ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स पर, इस पर डिपेंड करता है ये। तो टोटल जो वोट्स हैं, अब जैसे यूएसए के पास 16.5% हैं, चाइना के पास 6.5% हैं, तो कितने हो गए दोनों के मिला के? लगभग 23% है ना, 23% हो गया ना। तो 50 में से 23 तो ये दोनों ही मिला के कर दे रहे हैं, बाकी और चाहिए। तो सिंपल मेजोरिटी के लिए 50% वोट चाहिए होते हैं फॉर रेगुलर डिसीजंस। स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती हैं 70 to 85% वोट्स फॉर क्रूशियल इश्यूज सच एज कोटा को अगर किसी को बढ़ाना है, या किसी आर्टिकल में अमेंडमेंट करना है, या एसडीआर एलोकेशन में कुछ चेंज करना है। तो वोटिंग सिस्टम का इसी वजह से क्रिटिसिज्म होता है कि जो एडवांस्ड इकोनॉमी है उनका डिसप्रपोर्शनेट इन्फ्लुएंस हो जाता है आईएमएफ में। तो एक तरीके से एक फेयर इंस्टीट्यूशन नहीं है। ठीक है, फेयर इंस्टीट्यूशन नहीं है। वही वाली बात है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी पॉकेट मोटी उसके पास ज़्यादा कंट्रोल। अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल है इंडियाज़ प्रोग्रेस ऑन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। अभी देखिए न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ आर्टिकल कि स्टेट्स अचीविंग यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट्स टू बी मेट बाई 2030। तो मैटरनल मोर्टालिटी रेट दैट इज़ लेस देन 70 पर लाख लाइफ वर्थ दैट इट शुड बी इट इज़, ये क्या है? गोल है। ठीक है, ये गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का कि मैटरनल मोर्टालिटी रेट लेस देन 70 होना चाहिए पर लाख लाइफ वर्थ। इट इज़ अचीव्ड बाई 8 स्टेट्स इन इंडिया। कौन से हैं? ये स्टेट्स हैं। अंडर 5 मोर्टालिटी रेट का टारगेट कितना है कि 25 पर 1000 लाइफ बर्थ्स। 12 स्टेट ने इसको अचीव कर लिया है। नियोनाटल मोर्टालिटी रेट इसका टारगेट है 1000 बच्चों में जो नए बच्चे पैदा होते हैं उनमें 12 से कम होना चाहिए। ये 6 स्टेट्स ने अचीव कर चुके हैं। ठीक है, तो ये एक फॉर्डर पॉइंट के रूप में आप इसको यूज़ कर सकते हो इन मेंस एग्जाम। अब देख लेते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी कि जैसे अंडर 5 मोर्टालिटी रेट क्या होती है कि इट इज़ द प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेस्ड एज ए रेट पर 1000 लाइफ बर्थ्स दैट ए चाइल्ड बोर्न इन ए स्पेसिफिक ईयर और पीरियड विल डाई बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 5। मतलब 1000 बच्चों में से ऐसे कितने बच्चे हैं जो 5 साल के होने तक मर जाते हैं, उसको कहते हैं अंडर 5 मोर्टालिटी रेट। अगला है नियोनाटल मोर्टालिटी रेट। तो द नंबर ऑफ डेथ्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 28 डेज ऑफ लाइफ पर 1000 लाइफ बर्थ्स इन ए गिवन पीरियड और ईयर। किसी साल में 1000 बच्चे जो पैदा होते हैं उनमें से कितने बच्चे पहले 28 दिनों में ही मर जाते हैं, उसको कहते हैं नियोनाटल मोर्टालिटी रेट। अब इसका इंडिया का स्टेटस क्या है ओवरऑल? देखिए वो तो स्टेट वाइज स्टेटस है। ओवरऑल स्टेटस क्या है 2023-24 का कि अंडर 5 मोर्टालिटी रेट कितनी हमारे यहाँ? 32। ठीक है, उन्हीं कितनी चाहिए? टारगेट है हमारा 25। ठीक है, और नियोनाटल मोर्टालिटी रेट कितनी है? 20। ठीक है, टारगेट कितना है? 12। तो अभी हम काफ़ी पीछे हैं उससे। इसके लिए हमें करना क्या चाहिए? ऑब्वियसली हेल्थ केयर फैसिलिटी को बढ़ाना चाहिए, अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए एंड ऑल दैट। नेक्स्ट है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया देखिए एक बीमारी होती है। आज के आर्टिकल में ये पब्लिश हुआ है, थैलेसीमिया से रिलेटेड आर्टिकल है, काफ़ी जानने के लिए ज़रूरत है। 10 मई का आर्टिकल में पब्लिश हुआ है, 10 मई द हिंदू न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है ये। तो देखिए थैलेसीमिया क्या है कि एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है। इसमें क्या हो जाता है कि बॉडी काफ़ी हद तक कमज़ोर हो जाती है, इनेबल हो जाती है टू प्रोड्यूस हेल्दी हीमोग्लोबिन। हेल्दी हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता बॉडी में थैलेसीमिया की सिचुएशन में। और रेड ब्लड सेल्स में जो प्रोटीन होता है
क्या कौन सा होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज ए प्रोटीन विच इज़ प्रेजेंट इन द रेड ब्लड सेल्स। इसका काम क्या होता है? ऑक्सीजन को कैरी करना। वो ऑक्सीजन जो हम लंग्स से ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, लंग्स से ऑक्सीजन आती है, ये ब्लड में कैसे मिलती है? ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाती है, फिर यही हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन को कैरी करके हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स तक इसको लेके जाता है। इट रिजल्ट्स इन एनीमिया। थैलेसीमिया की वजह से क्या होता है? इस कंडीशन की वजह से एनीमिया हो जाता है, विच कैन रेज फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर एनीमिया। कई तरीके के इनेबिलिटीज़ बॉडी में होती हैं, जैसे मेंटल डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता बच्चे का, है ना, फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हो पाता प्रॉपर, बच्चा सुस्त रहेगा, है ना, सुस्त रहेगा, खेलेगा नहीं अच्छे से, कमज़ोर होगा, ढीला ढाला सा होगा। इस तरीके से इसके इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। अब देखिए अगला टॉपिक है, 11 मई को पब्लिश हुआ है ये यूके ट्रेड डील। तो देखिए हमने इंडिया यूके ट्रेड डील से काफ़ी चीज़ें हमने पिछले 2 लेक्चर्स में डिस्कस कर ली हैं, ठीक है, 2 डिस्कशन में डिस्कस हो गया काफ़ी, उससे ज़्यादा डिस्कस करने का कुछ है भी नहीं। फिर वो बीटिंग अराउंड द बुश है, बाकी सब चल रहा है। एक आर्टिकल है, व्हाट्स द सेल्फ डिफेंस क्लॉज इन ग्लोबल लॉ, ठीक है। ये आर्टिकल इंडिया के जो वॉर स्ट्रेटजी है उससे रिलेटेड है और यूएनएससी से रिलेटेड है, ठीक है। तो इस आर्टिकल को मेन पॉइंट्स क्या हैं इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला तो है कि आर्टिकल 59 ऑफ यूएन चार्टर, ये सेल्फ डिफेंस से रिलेटेड है। इट अलाउज यूज ऑफ फोर्स इन सेल्फ डिफेंस आफ्टर एन आर्म्ड अटैक, ठीक है। रिक्वायर्स स्टेट्स टू रिपोर्ट एक्शंस टू द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इंडिया डिड नॉट एक्सप्लिसिटली इन्वोक आर्टिकल 51 बट लैंग्वेज इम्प्लाइड रिलायंस ऑन इट, ठीक है। अब कैसे? इंडिया ने पहलगाम अटैक जो था इंडिया ने पहलगाम अटैक को पाकिस्तान से लिंक किया, ठीक है, और इससे ये इंडिकेट करने की कोशिश करी कि जो टेररिस्ट अटैक हुआ है वो एक रैंडम ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं किया है, बट दैट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड अटैक बाय पाकिस्तान मिलिट्री, बाय पाकिस्तान स्टेट। तो एक तरीके से इनडायरेक्टली हमने आर्टिकल 51 को इन्वोक कर दिया। सो एक्शन अगेंस्ट नॉन स्टेट एक्टर्स, यूएन चार्टर गवर्न्स द स्टेट टू स्टेट कंडक्ट, इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस रिक्वायर एट्रीब्यूशन टू ए स्टेट, मतलब कोई अगर एग्रेसर है तो उसके अगेंस्ट एक्शन लेने का अधिकार है दूसरे डिफेंडिंग स्टेट्स को। अनविलिंग और अनेबल डॉक्ट्रिन, इट जस्टिफाइज सेल्फ डिफेंस इफ द होस्ट स्टेट इज अनविलिंग और अनेबल टू कर्ब नॉन स्टेट एक्टर्स, ठीक है। जैसे कि पाकिस्तान के केस में इंडिया ने पाकिस्तान से पहले भी कई बार कहा है कि भाई आपके यहाँ जो पाकिस्तानी पनप रहे हैं, जिनको आप पाल रहे हो, जो टेररिस्ट लोग जो पाल रहे हो आप, उनको कंट्रोल करिए, उनको जेल में डालिए। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा कुछ नहीं किया, ठीक है। तो इंडिया का एक राइट बन जाता है कि उसके अगेंस्ट एक्शन लें। कौन इसमें माहिर है? यूएसए ने ऐसे बहुत सारे ऑपरेशंस किए हैं, जैसे बिन लादेन को ही मारा था, आईसिस के ऊपर बहुत सारी स्ट्राइक्स की थी इराक में। तो दिस डॉक्ट्रिन इज कंटेस्टेड इन इंटरनेशनल लॉ, लैक्स यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, सब कोई इसको एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी एंड नेसेसिटी मस्ट बी फॉलोड, द मिलिट्री एक्शन मस्ट बी नेसेसरी, प्रोपोर्शनेट एंड टारगेटेड, जो कि इंडिया ने किया था। तो ये आर्टिकल में इतना ही जानने का था। नेक्स्ट आर्टिकल है सेफ हार्बर एंड इंटरमीडियरी लाइबिलिटी, वाई इट मैटर्स फॉर सोशल मीडिया। अब देखिए आर्टिकल पब्लिश हुआ है 11 मई के पेपर में, इज सेफ हार्बर इंपॉर्टेंट फॉर सोशल मीडिया। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं कि कुछ टर्म्स हैं जो जानने के लिए बहुत ज़रूरी है, जिनको जानना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ इंटरमीडियरी लाइबिलिटी, ठीक है। अब देखिए जैसे फेसबुक और एक्स, ये एक प्लेटफॉर्म है। अब इनके ऊपर कोई बंदा, कोई यूज़र कुछ भी पब्लिश कर दे, क्या इन प्लेटफॉर्म्स की लाइबिलिटी नहीं होगी? क्या ये कम्प्लीटली इम्यून है उससे? अब कोई कैसे भी वायलेंस की वीडियो डाल रहा है, कोई इंसाइटमेंट कर रहा है पब्लिक का, कोई मिस इन्फॉर्मेशन डाल रहा है जिससे पब्लिक ऑर्डर खतरे में आ सकता है, तो क्या इनके ऊपर कोई लाइबिलिटी इंश्योर नहीं की जा सकती? तो उसी को कहते हैं इंटरमीडियरी लाइबिलिटी। अब सेफ हार्बर क्या है? सेफ हार्बर एक सर्टेन अमाउंट तक इनको छूट दी गई है, एक तरीके से आप कह सकते हो कि इम्यूनिटी दी गई है, कि ये कह सकते हैं कि भाई हर यूज़र के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता है कौन क्या पोस्ट कर रहा है, तो हमें हर यूज़र के मैटर में टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। तो एक तरीके से आईटी एक्ट जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, उसके सेक्शन 79 में एक सेफ हार्बर का प्रोविज़न है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं और जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको एक थोड़ी रियायत देता है कि उनके ऊपर कुछ लेवल तक प्रोसिक्यूशन नहीं किया जाएगा अगर कुछ भी हेटफुल या गलत कंटेंट अगर अपलोड होता है तो, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्यों है? फ्रीडम ऑफ स्पीच और इनोवेशन को प्रमोट करता है, सेंसरशिप को कंट्रोल रखता है और स्मॉलर प्लेटफॉर्म्स को ग्रो करने के लिए थोड़ा फ्रीडम देता है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या है कि आईटी रूल्स, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2123 में ये इंश्योर किया गया कि प्लेटफॉर्म को ग्रीवेंस ऑफिसर्स अपॉइंट करना ज़रूरी है, ठीक है। उनको रिपोर्ट्स पब्लिश करनी ज़रूरी है कि अगर कोई पर्सन किसी भी कंटेंट के अगेंस्ट कोई ग्रीवेंस रखता है या कुछ कंटेंट को कोई रिपोर्ट करता है, तो उसको डील करने के लिए आपको प्रॉपर ग्रीवेंस ऑफिसर्स हायर करने पड़ेंगे जो उन कंप्लेंट्स को डिस्पोज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है लाइकॉन, ए ब्रेक थ्रू इन ब्रेन मैपिंग। ये एक छोटा सा एक टेक्नोलॉजी है लाइकॉन। आप बस ये जान लीजिए कि लाइकॉन है क्या। ये एक टेक्नोलॉजी है
जिसके हेल्प से साइंटिस्ट जो हैं ब्रेन के अंदर जो सेल्स के या कह लो न्यूरॉन्स के जो कनेक्शंस हैं उनकी मैपिंग कर सकते हैं, ठीक है, यूजिंग लाइट माइक्रोस्कोप्स विच आर टिपिकली लिमिटेड इन रेजोल्यूशन, ठीक है। तो एक तरीके से आप ब्रेन के न्यूरॉन्स की जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी मैपिंग कर रहे हो, सोच रहे हो कितनी इंपॉर्टेंट ये ब्रेक थ्रू है। तो ये एक नई टेक्नोलॉजी है, ये प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट आर्टिकल है स्प्राउटिंग सस्टेनेबल न्यूट्रिशन सेंसिटिव फूड सिस्टम्स। ये आर्टिकल 11 मई के द हिंदू न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है। तो ये बेसिकली बात क्या करता है, ये बात करता है कि फूड न्यूट्रिशन से रिलेटेड, हंगर से रिलेटेड, ठीक है। इंडिया एक पैराडॉक्स के ऊपर काम कर रहा है, इंडिया का काम एक पैराडॉक्सिकल है, ठीक है। इंडिया इज ए मेजर प्रोड्यूसर ऑफ फूड, ठीक है, मेजर प्रोड्यूसर है फूड का। हम फूड ग्रेन्स बहुत ज़्यादा अराउंड 300 मिलियन टन हम प्रोड्यूस करते हैं एवरी ईयर, येट सफरिंग फ्रॉम मल न्यूट्रिशन, हिडन हंगर एंड ग्रोइंग ओबिसिटी बर्डन, ठीक है। तो ये तो एक पैराडॉक्स हो गया ना कि हम एक तो खाना सबसे ज़्यादा पैदा कर रहे हैं, दूसरी बार फिर हमारे देश में माल न्यूट्रिशन है, भूख है, भूखमरी है ना, ओबिसिटी बहुत ज़्यादा है। तो इंडिया की जो रैंक है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 105, 127 में से 105 है। देखिए कितनी पुअर सिचुएशन है। हिडन हंगर क्या होती है? हिडन हंगर होती है लैक ऑफ न्यूट्रिशन, लैक ऑफ न्यूट्रिशन। आपने कार्ब्स तो ले लिया, ठीक है, प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन है ही नहीं, विटामिन्स की बहुत कमी है। तो ये लैक ऑफ न्यूट्रिशन जो है ये कई सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का कारण बनता है, इसी को हम हिडन हंगर कहते हैं। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5th था उसके डेटा ने क्या बताया कि 35.5% बच्चे 5 साल से नीचे स्टंटेड हैं। स्टंटेड मीन्स जिनकी हाइट नहीं बढ़ती है, ठीक है, हाइट नहीं बढ़ती है जिनकी। 32% अंडरवेट हैं, 19.30% वेस्टेड हैं, 57% ऑफ वीमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज आर एनेमिक, राइजिंग ओबिसिटी 24% ऑफ वीमेन एंड 22.9% मैन आर ओवरवेट। तो ये कहीं से भी हमारी वर्कफोर्स के लिए जो सोशल कैपिटल है उसके लिए कहीं से भी हेल्दी नहीं है। फूड इनसिक्योरिटी इंडिया में बहुत ज़्यादा है। 5.6% ऑफ इंडियंस कांट अफोर्ड ए हेल्दी डाइट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 2022 रिपोर्ट। सिस्टमेटिक फ्लॉज हैं, जैसे फूड कॉस्ट बहुत ज़्यादा है इंडिया में, और स्ट्रक्चरल इनक्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, जैसे सप्लाई चेन प्रॉपर नहीं है, ठीक है, सप्लाई चेन प्रॉपर नहीं है। अब देखिए सप्लाई चेन का क्या इंपॉर्टेंस है कि विलेज में जो वेजिटेबल्स होती हैं तो वहाँ तो वेजिटेबल्स बहुत सारी हो रही हैं, लेकिन वो वेजिटेबल्स सिटीज़ में नहीं पहुँच रही हैं, ठीक है, सिटीज़ में नहीं पहुंच रही हैं विलेज से। तो क्या होता है कि विलेज में वेजिटेबल का जो भाव है वो प्रॉपर नहीं मिल पाता और वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है। सिटीज़ में वेजिटेबल कम होने की वजह से वेजिटेबल महंगी होती है, जिसकी वजह से लोग वेजिटेबल कम कंज्यूम करते हैं और विटामिन डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। तो एक तरीके से ये एक स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी है। क्लाइमेट चेंज का थ्रेट है, देखिए प्रोडक्शन ही कम हो जाता है और फार्मर का जो लाइवलीहुड है वो खतरे में आ जाता है, लाइव स्टॉक है, लाइव स्टॉक को खतरा हो जाता है ना। हेल्थ एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, इसकी वजह से कॉस्ट एडिशनल आ रही है जो बजट है उसके ऊपर, जो इकोनॉमी उसके ऊपर। रिकमेंडेशन क्या है कि न्यूट्रिशन सेंसिटिव एग्रीकल्चर कराइए। ज़रूरी नहीं है कि आप राइस एंड व्हीट ही उगाएं, आपको डाइवर्सिफिकेशन लाना चाहिए, क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स लानी चाहिए, जैसे बाजरा है, ठीक है, बाजरा देखिए बहुत कम पानी में और बहुत सारी वेरिएशंस के साथ में ग्रो किया जा सकता है। मिलेट्स हैं, मिलेट्स हमारे यहाँ की इंडिजिनस क्रॉप है। पहले इंडिया में मानसून का काफ़ी अनसर्टेनिटी होती थी, तब भी मिलेट्स सर्वाइव करते थे, लेकिन जब से हम गेहूं और चावल उगाने की होड़ में लग गए हैं तब से वो क्रॉप गायब हो गई हैं। मिलेट्स का न्यूट्रिशन प्रोफाइल भी कितना अच्छा होता था, है ना, दालें भी हम बहुत सारी उगाते थे। बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स भी हमें उगानी चाहिए, क्रॉप डाइवर्सिटी करनी चाहिए, स्टोरेज बढ़ाना चाहिए, कम्युनिटी लेड इंटरवेंशंस को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है, वॉश, सॉइल वाटर कंजर्वेशन, हेल्थ केयर, इनको बढ़ाना चाहिए। स्ट्रेंथन सोशल सेफ्टी नेट्स, एनहांस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज एंड मिड डे मील्स विद न्यूट्रिएंट रिच लोकल फूड्स, ठीक है। मिड डे मील में आप देखिए नॉर्मली गांव देहात में आप जाएंगे, अगर रियलिटी किसी ने देखी हो तो देख के आपको रोना आ जाएगा, इस तरीके का खाना दिया जाता है। आलू और दलिया, सिंपल, एक बेसिक जो तहड़ी होती है ना गाँव में, उसमें भी मटर गाजर और ये प्याज व्याज पड़ जाता है, लेकिन मिड डे मील के खाने में तो वो भी नहीं डलता, प्लेन आलू, नमक, मिर्ची और चावल, बस वही होता है, बहुत बेकार खाना होता है। तो एटलीस्ट वहाँ एक आपको न्यूट्रिएंट रिच फूड देने की ज़रूरत है भाई, कम से कम एग दे दो, मिल्क दे दो, ठीक है, बच्चों को जो मीट खा सकते हैं उनको थोड़ा मीट दे दो, तो थोड़ा न्यूट्रिशन प्रोफाइल बढ़ेगा, दाल वगैरह खिलाओ उनको। प्राइवेट सेक्टर को इंगेज करने की ज़रूरत है, कहाँ पे? एक तो फूड फोर्टिफिकेशन के लिए, प्लांट बेस्ड न्यूट्रिएंट डेंस प्रोडक्ट बनाने के लिए, क्लियर लेबलिंग करोगे भाई जिससे ऑथेंटिकेशन और क्रेडिबिलिटी बढ़े प्रोडक्ट की, सस्टेनेबल इनोवेशन के लिए इंसेंटिव चलाओ, क्लाइमेट एंड इकोनॉमिक रेजिलियंस क्रिएट करो एग्रीकल्चर के अंडर, ठीक है। जैसे हमने एक स्कीम चलाई थी PM कुसुम, ठीक है, किसान ऊर्जा सुरक्षा महा उत्थान अभियान। इसमें क्या होता था कि हमने क्लाइमेट रेजिलिएंट करने के लिए एग्रीकल्चर को सोलर पंप्स दिए थे, ठीक है, सोलर पंप्स दिए थे। अब सोलर एनर्जी से किसान अपने खेत की सिंचाई कर सकता है, तो एक तरीके से क्लाइमेट सस्टेनेबल हुआ कि नहीं हुआ। आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट पानी ले सकते हो, ठीक है, और तरीके की प्रैक्टिसेस आप कर सकते हो।
तो ठीक है, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आई थिंक वीकेंड्स में मैंने न्यूज़पेपर कवर नहीं किया था, बहुत ज़्यादा डिस्कसेबल मटेरियल था नहीं, इसीलिए मैंने नहीं किया। और आज और ये पिछले 2 दिन का मिला के 3 दिन का न्यूज़पेपर कवर हो गया इसमें। सो आई होप यू गॉट बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वीडियो। प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब and comment if anything you like to add in further videos. Till then, thank you. See you in the next video.